हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे हमारे चैनल के साथ जुड़कर, जिस पर नीट एंड एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यूअस करवाई जा रही है। आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें जैसे लाइक मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड नॉर्मलिटी एंड मोललिटी के बीच का रिलेशन भी आप लोगों को बताया मैंने। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज उसी का पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला है, जिसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज आते हैं जो कि आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। एंड बोर्ड्स के लिए तो दीज 4 प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये प्रॉपर्टी हम लोग सिर्फ नेम देख रहे हैं इनके इनके ब्रीफली एक्सप्लेनेशन को हम आगे देखेंगे। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। नोट लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, इस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ओके। अब बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इतना सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक पता चल जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर में वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए वैलिड होता है। सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। ओके। तो देखो, जैसे कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट या तो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, या फिर ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा। अगर ये एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो इन पर वैलिड होता है वांट ऑफ फैक्टर। अगर एसोसिएट एंड डिसोसिएट होता है तो, अगर ये ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 रहता है। अगर ये एसोसिएट भी नहीं होता है, डिसोसिएट भी नहीं होता है, तो एक सॉल्यूट का वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। और अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होता है तो वैलिड होता है इस पर वांट ऑफ फैक्टर, जो कि फिर हमें सॉल्व करना होता है।
तो इसके रूल्स पढ़ते हैं कुछ। लिखा हुआ है वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन, इफ सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस पर वैलिड होता है, किस पर नहीं होता है। फैक्टर का फॉर्मूला होता है पहला, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो मतलब पहले से जो दी हुई होती है वो वैल्यू ऊपर रखी जाती है। फिर जो हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक ये फॉर्मूला है। एंड सेकंड है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, जितना हमें दिखाई दे रहा है वो, एंड नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जितना होता है वो। एक और फॉर्मूला होता है, एंड एक फॉर्मूला ये भी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन करने से पहले जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हें ऊपर लिखना है, और नीचे उनको लिखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएटेड। ऊपर उन्हें लिखना है जो बाद में होते हैं, डिसोसिएटेड एसोसिएट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उन्हें ऊपर लिखना है, और जो पहले से होते हैं उन्हें नीचे रखना है एंड डिवाइड कर देना है। ओके, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करने होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग। हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, पर उनके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला केस है सॉल्यूट नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन देन। अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जो ना ही तो डिसोशिएट हो सकता है ना ही एसोसिएट हो सकता है, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। हम उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 रखते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बस यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आता है इस तरीके के वांट ऑफ फैक्टर्स के लिए। पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज, सेकंड है यूरिया, एंड थर्ड है सुक्रोज। ये इनके मोलर मास है, ग्लूकोज का 180, यूरिया का 60 एंड सुक्रोज का 342। बस यही 3 है जो आप लोगों को याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड है अगर कोई सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो जाता है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 रहता है, एक से ज्यादा रहेगा। एंड केस नंबर थर्ड है अगर कोई 100% एसोसिएट हो जाता है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 रहता है, मीन्स पॉइंट में आएगा। ओके, 3 केसेस हमने देख लिए। फर्स्ट केस था जिसमें ना ही तो सॉलिड डिसोसिएट हो रहा था ना एसोसिएट हो रहा था, तो उसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर था वो 1 रखा था। एंड सेकंड केस है जिसमें डिसोसिएशन 100% हो रहा है, ग्रेटर देन 1 रहेगा वांट ऑफ फैक्टर। केस नंबर थर्ड है जिसमें 100% एसोसिएशन रह रहा है, वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 रहेगा। अब केस नंबर 4 देखते हैं। अगर कोई सॉल्यूट पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, एसोसिएट नहीं पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाते हैं जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, अल्फा से डिनोट करते हैं, वहां पर अल्फा का यूज करते हैं, एंड वहां हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर -1 अपॉन n -1। एन क्या है, आई कैसे निकालते हैं, ये तो क्वेश्चन जब हम करेंगे भी एग्जाम्पल्स उसके जरिए हम सीखेंगे। अभी आप फॉर्मूला याद रखो, अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर -1 अपॉन n -1। ओके, केस नंबर 5 देखते हैं। 5, अगर पार्शियली एसोसिएट हो तो डिसोसिएट का देख लिया,
अगर पार्शियली एसोसिएट हो रहा हो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन लगता है, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला रहता है n 1 माइनस want ऑफ फैक्टर अपॉन n माइनस 1। सो एक बार आप लोग सभी फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज कर लो एंड उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, एग्जांपल्स करते हैं किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सो केस नंबर सेकंड जो हमने देखा था जिसमें 100% डिसोसिएशन था और उसमें आयोटा जो था वो ग्रेटर देन 1 रह रहा था, उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं। सो केस नंबर सेकंड को आप एक बार देख लो कि उसमें क्या क्या मैंने बताया था। सो उसमें आई के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, want ऑफ फैक्टर के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर रखा जाता है, नीचे रखते हैं बिफोर डिसोसिएशन, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल है NaCl। NaCl किस तरीके से डिसोसिएट हो सकता है। अभी जो बिफोर में जो दे रखा है हमारा I इक्वल्स टू 1 दे रखा है, क्योंकि ये पूरा एक ही तो है। अब अगर मैं इसे डिसोशिएट करूंगी तो किस तरीके से डिसोशिएट होगा, Na प्लस Cl माइनस, राइट, यहाँ पर प्लस। तो अब ये कितने में मतलब डिसोशिएट हो गया, 2, 1 और 1 2। सो आई निकालने का फॉर्मूला यही तो था कि ऊपर लिखना था बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन एंड नीचे लिखना था बिफोर डिसोसिएशन। सो आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू तो ये है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपन बिफोर डिसोसिएशन की वैल्यू 1 है जो कि ये दे रखी थी। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2। आपकी आई की वैल्यू आ चुकी है 2। एक और एग्जांपल करते हैं, CaCl2 इसका बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1। यहाँ पर इसका I इक्वल्स टू 1 दे रखा है। जब मैं इसका डिसोसिएशन करूंगी तो यहाँ आ जाएगा Ca प्लस 1 प्लस 2Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है, मैं यहाँ आफ्टर का लिखती हूँ। आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अब हम 100% डिसोसिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 3। मैंने बताया था ना कि I जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा और देखो दोनों आंसर में I ग्रेटर देन 1 रहा है। आगे इतना समझ लो, आगे चलते हैं। थर्ड जो होता है जिसमें 100% एसोसिएशन हो रहा था और उसमें want ऑफ फैक्टर लेस देन 1 आ रहा था, उसे उसके ऊपर अभी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 2CH3COOH, ओके, ये बिफोर का दे रखा है 2 आ जाएगा। आफ्टर का देखते हैं, जब हम इसे डिसोशिएट करेंगे तो क्या बचेगा CH3COOH का ट्वाइस 1 बचेगा, है ना। सो उसमें क्या दे रखा था, आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर रखना है, बिफोर डिसोसिएशन नीचे रखना है। सो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 एंड बिफोर डिसोसिएशन 2 कितना आ गया 1/2 0.5। और क्या बताया था I इज लेस देन 1 रहेगा, पॉइंट में वैल्यू बताई थी, पॉइंट में आ गया आंसर। इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम इसे पढ़ेंगे तो और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इट इज टू इजी, ओके। केस नंबर 4 पर ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट want ऑफ फैक्टर ऑफ CaCl2 इन इट्स एक्वायर्ड सॉल्यूशन गिवन दे रखा है 80% आयनाइज, ओके, ये गिवन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन है, एसोसिएशन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको फॉर्मूला पुट करना है।
तो देखो सबसे पहले गिवन में लिखो 80% आयनाइजेशन दे रखा है, पार्शियल डिसोसिएशन का केस है। ओके, तो डिसोसिएशन वाले के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू I-1/n-1, यही फॉर्मूला था। अल्फा निकालना है सबसे पहले। अल्फा 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही तो था 80% इज इक्वल्स टू 80/100। परसेंट की जगह पर नीचे 100 लिखना है। कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा। अब आई निकालना है, ये CL2 का आई कितना आया था? 3 आया था अभी जब निकाला था। CaCl2 का आई कितना था? 3, अभी निकाला था। ओके, अब देखो 0.8 अल्फा की जगह पर आई -1/, ये n है, n की वैल्यू निकल के आई है। ओके, हमें आई निकालना है इसमें। सो 3 - 1, अब क्या हो जाएगा? ये अगर ये 3 - 1 होगा तो 2 हो जाएगा। ये 0.8 का मल्टीप्लाई 2 से करो इज इक्वल्स टू I-1, कितना हो जाएगा? 1.6 इज इक्वल्स टू आई, ये माइनस है, आई माइनस I-1। अब जब आई निकालना है हमें, सो आई इज इक्वल्स टू 1.6 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो आई इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2.6, एंड यही है आपका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे, सॉल्व कर लोगे। ओके, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने वाले हैं, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कंडेंसेशन, सॉरी एवापोरेशन। एवापोरेशन में, एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन होता है कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड का वेपर में चेंज होने को हम एवापोरेशन कहते हैं। सेकंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में लिक्विड चेंज होता है वेपर में, या वेपर चेंज होता है लिक्विड में, इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। वेपर प्रेशर में क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पर जब वो प्रेशर लगाया जाता है वेपर के द्वारा, उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के। ओके, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, प्योर सॉल्वेंट्स के लिए हम लोग जो वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं इस तरीके से करते हैं, P0A। ये प्योर सॉल्वेंट्स का वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट। ओके, इसमें ए जो है वो सॉल्वेंट है, एंड पी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, पी नॉट ए को हम प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, जिसको मैं अगर अभी क्लियर करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोग
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड अदर टॉपिक्स को कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो को शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।